placed on y-axis at point (0, a) and 0, -a. Another charge -q at origin. Another charge -q at origin. If it is slightly displaced along z-axis, if it is slightly displaced along z-axis, then find time period of oscillation. Then find time period of oscillation. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. एक चार्ज q है 0, a पे, दूसरा चार्ज है q 0, -a पे. नेगेटिव चार्ज -q ओरिजिन पे है. ये लॉन्ग जेड एक्सिस डिस्प्लेस किए, थोड़ा सा इधर और छोड़ दिए. तो जैसे थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किए, ये वाला फोर्स ऐसे लगाएगा और ये वाला फोर्स ऐसे लगाएगा. दोनों का रिजल्टेंट अंदर की तरफ होगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा. फिर इसी तरीके से मोशन की वजह से पीछे जाएगा तो उधर से फोर्स बाहर की तरफ होगा और ये करेगा फिर SHM. मैंने 2 क्लास पहले ही बता दिया हूँ. ऐसे टाइप में अगर x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रेडियस से छोटी है तो SHM करेगा, और SHM का टाइम पीरियड डायरेक्ट आप लिख सकते हो. मैंने एक फॉर्मेट बताया था 2π√mr³. मतलब अगर आप इसे रिंग मान लो तो रिंग की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a ma³/k इंटू चार्ज ऑन रिंग इंटू चार्ज डिस्प्लेस जिसको कर रहे हो. तो जिसे डिस्प्लेस कर रहे हो वो चार्ज q है और चार्ज ऑन रिंग 2q है, क्योंकि एक q ऊपर रखा हुआ और एक q नीचे रखा हुआ. उसका मतलब 2q. ये हो गया आंसर, अगर आपको डायरेक्ट पहुंचना है तो. और अगर सॉल्व करना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ये चार्ज q है, ये a, ये भी डिस्टेंस है, यहाँ भी चार्ज q है. यहाँ मान लीजिए z डिस्टेंस आगे, z की वैल्यू बहुत छोटी है, स्लाइटली बोला है इसलिए. तो यहाँ जो फोर्स होगी अट्रैक्शन वो इधर की तरफ होगा, और इधर भी फोर्स होगी अट्रैक्शन वो इधर की तरफ होगा. अगर ये एंगल को आप थीटा ले लो, ये एंगल भी थीटा, तो f का ये कंपोनेंट f cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट f sin थीटा. उसी तरीके से ये f का ये कंपोनेंट f cos थीटा मतलब 2f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 2f cos थीटा. नेट फोर्स मतलब 2f मतलब k, q बाय इस डिस्टेंस को अगर मैं r कह दूँ तो r का स्क्वायर, cos थीटा को अगर लिखूँ तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है. इस थीटा के लिए बेस हो गया z और हाइपोटेनस हो गया r, तो z बाय r बोल सकते हैं अपन. तो ये हो जाएगा जो नेट फोर्स है उसे मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इक्वल टू फोर्स का जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट z का जो डायरेक्शन एक दूसरे के लिए अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगा देता हूँ. 2kq q/r³ इंटू z. m इन a की बात कर लेता हूँ, a इक्वल टू -2kq q/m. r³ को लिख सकते हैं a² प्लस z² पे पावर 3/2 इंटू z. ऐसा क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि जो r है वो एक्चुअली में रूट अंडर a² प्लस z². एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन है और ये a कांस्टेंट है, रेडियस है. एक्सेलरेशन इक्वल टू -2kq q इंटू z/m इंटू यहाँ से a² अगर कॉमन ले लिया जाए तो a² पे पावर 3/2 तो a³ हो जाएगा बाहर. यहाँ बचेगा 1 प्लस z²/a² पे पावर 3/2. और ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि z की जो वैल्यू है स्लाइटली बोला है, मतलब a से बहुत छोटा कह रहा है, तो z/a 1 से बहुत छोटा हो जाएगा. तो इसका जो स्क्वायर है वो तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हो. तो इसे हम टेंस टू 0 कह देंगे. तो जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा -2kq q इंटू z/m/a³. और अगर SHM से रिलेट करें तो ये होता है -ω² x के बराबर. x मतलब z, माइनस माइनस इधर हो गया, मतलब ω² जो है इसके जगह पे आ गया. तो ओमेगा की वैल्यू बोल सकते हैं
2k³ इंटू क्यू बाय ma³, और ये हो गया 2π/t। यहीं से निकाल लिया टाइम पीरियड 2π√ma³/2k³। तो आप चाहो तो ऐसे प्रोसेस करके बनाओ, या तो डायरेक्ट फॉर्मेट ही ध्यान रख लेना। क्या है फॉर्मेट मैंने बताया था, 2π√मास इंटू जो रिंग बनता हुआ दिख रहा हो हाइपोथेटिकल उस रिंग का रेडियस का क्यूब mr³ k, चार्ज ऑन रिंग जो कि 2q है यहाँ पर, और इंटू चार्ज जिसे डिस्प्लेस कर रहे हैं वो चार्ज। ये इसका फॉर्मेट, इसमें डेटा रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए बना दीजिए आप। हो गया। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने उतना लिख लिया और उस बात को समझ गए तो आपके काम हो जाएंगे, हमेशा काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि कभी काम नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। 2πm इंटू आर का क्यूब, ये फॉर्मेट ध्यान देना चाहिए, के चार्ज ऑन रिंग बाय चार्ज जिसे डिस्प्लेस किया जा रहा है, यह है फॉर्मेट। इसी में क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी चार्ज जेड वाई एक्सिस पे दिया, आपको सवाल में चार्ज जो है वो एक्स एक्सिस पे दे देगा और बोलेगा वाई के लॉन्ग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तब भी सेम आंसर होंगे। फिर बोलेगा एक्स एक्सिस पे दिए और जेड के लॉन्ग डिस्प्लेस किए, तब भी सेम आंसर होंगे। या बोलेगा जेड एक्सिस पे चार्ज को रखे और वाई के लॉन्ग चार्ज को डिस्प्लेस किया ओरिजिन वाले चार्ज को, तब भी सेम आंसर होंगे। जेड एक्सिस पे चार्ज को रख करके एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेस करेंगे, तब भी सेम आंसर होंगे। तो ऐसे वैरायटी बहुत सारे हो सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इक्वल चार्ज fixed at the corner of regular pentagon of side length A. 5 equal charge fixed at the corner of regular pentagon of side length A. Another charge minus Q. Placed at the geometrical center of pentagon, and slightly displaced along the plane along the line perpendicular to the plane of pentagon, perpendicular to the plane of pentagon, then find the time period of SHM. फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हैं, बनाइए। पांच चार्ज है, तब ऐसा एक हाइपोथेटिकल रिंग कंसिडर करना है जिस पे चार्ज 5 की हो जाएगा। रेडियस किसे बोलते हैं ये निकालना है आपको बस। ये साइड का लेंथ ए है तो आधा लेंथ a/2 हो जाएगा, और अगर पूरा एंगल देखोगे तो 360/5 72 डिग्री, तो ये एंगल 36 डिग्री होगी। ये 36 डिग्री आर और a/2 से आर निकाल लो, क्योंकि आर की जरूरत पड़ेगी। जो हाइपोथेटिकल रिंग बनेगा उस रिंग की रेडियस की जरूरत पड़ने वाली है, तो रिंग की रेडियस आप कैलकुलेट कर लीजिए ट्रिगोनोमेट्री लगा करके। ये एंगल 36 डिग्री, ये आर, ये a/2 लगा देंगे। साइन 36 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर a/2 बाय हाइपोटेनस आर, ये एंगल 90। तो यहीं से r इक्वल टू हो जाएगा a/2 साइन 36 डिग्री, और एक बार ये आ गया तो टाइम पीरियड आ देंगे, t इक्वल टू 2π √m r³ मतलब a³/2 का क्यूब मतलब 8 साइन क्यूब 36 डिग्री इंटू k, चार्ज ऑन रिंग 5q, चार्ज ऑन सेंटर q। ये हो गया आंसर। कई बार आप ये बनाने के बाद भी गलत कर जाओगे। कैसे? ये एंगल की जगह अगर ये एंगल यूज किया जाए तो ये 54 डिग्री होगा, और अगर ये 54 होगा तो यहाँ साइन की जगह कॉस वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मतलब इस आर को अगर हम 54 यूज करेंगे तो कॉस 54 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो
तो यहाँ से r इक्वल टू a बाय 2 cos 54 होना है। मतलब आप बनाने के बाद भी आपसे गलत हो सकता है, ऑप्शन वैसा ना रहे साइन के टर्म में। तो ये हो जाएगा ma³ बाय 8 इंटू कॉस क्यूब 54 डिग्री इंटू k इंटू 5q इंटू q। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q, पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q projected with velocity u at angle theta with horizontal, with velocity u at angle theta with horizontal, at angle theta with horizontal, where electric field is vertically downward, electric field capital E is vertically downward, then find range, height, range, height and time of flight, range, height and time of flight, range, height and time of flight if पहला नंबर ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, दूसरा नंबर हैविंग नॉन जीरो ग्रेविटी, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, दूसरा नंबर हैविंग नॉन जीरो ग्रेविटी। पहला नंबर ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब जी की जगह जीरो कंसिडर करना। वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास m है, चार्ज q है, प्रोजेक्ट की स्पीड u से एंगल थीटा है। तो इससे इसके ऊपर अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव हो तो मैं पहले ही बताया हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। तो जो फोर्स लगेगा वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो फोर्स बाय मास हो जाएगा, मतलब q इंटू ई बाय एम हो जाएगी डाउनवर्ड। इसके वजह से ये प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल का होता है 2u साइन थीटा बाय जी, जी की जगह a आएगा, मतलब q e बाय एम। उसी तरीके से रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, उसके जगह भी a आएगा, मतलब q e बाय एम। हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जी की जगह आएगा q e बाय एम। अब अगर ग्रेविटी फ्री नहीं रहे, ग्रेविटी रहे नॉन जीरो ग्रेविटी, तो ग्रेविटी भी नीचे और a भी नीचे, तो ये सब जगह में q e प्लस एम प्लस जी हो जाएगा। बताइए आप। दूसरा वाला ग्रेविटी नॉन जीरो, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ q e बाय एम प्लस जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी प्लस q e बाय एम। रेंज हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी प्लस q e बाय एम। Next, metallic ball of mass m, charge q, metallic ball of mass m, charge q, suspended through insulating string of length L, insulating string of length L, insulating string of length L, if electric field E suddenly switched on then find tension in string, then find tension in string। तीन कंडीशन लिखना, पहला वर्टिकली अपवर्ड, दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड, तीसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकली अपवर्ड, पहला केस वर्टिकली अपवर्ड, दूसरा केस में वर्टिकली डाउनवर्ड, तीसरा केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे वजन mg नीचे की तरफ काम करेगा, टेंशन ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर की तरफ, Q इंटू ई। तो Q इंटू ई प्लस टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए, टेंशन इक्वल टू mg माइनस क्यू ई। इस वाले केस में mg भी नीचे और इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे, टेंशन ऊपर, टेंशन इक्वल टू जाएगा mg प्लस क्यू ई। इस वाले केस में mg नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो इसके वजह से ये इधर की तरफ जाएगा, एक एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ये हो गया mg, ये हो गया QE, इसका आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो, ये हो गया टेंशन, ये एंगल हो गया थीटा। अगर टेंशन निकालना हो तो टेंशन सीधा सीधा हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ mg एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो mg का स्क्वायर प्लस Q इंटू ई का स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये एक टेंशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। कई बार एंगल बोलते हैं निकालने, तो आप यहीं पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, ये वाला एंगल को थीटा बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं आप t cos थीटा, और इसे बोल सकते हैं t sin थीटा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए t sin थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए, मतलब QE के बराबर होना चाहिए, और t cos थीटा जो है वो mg के बराबर होना चाहिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो t और t कैंसिल हो जाएगा। एक फॉर्मूला जो आगे भी काम आ सकता है, tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय mg, जिसकी वैल्यू QE बाय mg हो गया। यहाँ पर आगे भी ये वाला कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। इससे अगर थीटा बोलेगा निकालने तो tan इनवर्स QE बाय mg कहेंगे। चलो बना दो 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। To similar metallic ball, similar metallic ball each mass m charge q, suspended from same point with two insulating string of length, each length L, with two insulating string each length L, at equilibrium find the angle between the string. At equilibrium find angle between the string. पहला कंडीशन इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, दूसरा नॉन जीरो ग्रेविटी। पहला कंडीशन इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, दूसरा नॉन जीरो ग्रेविटी। ट्राई करो तो जरा सा। देखो पहला इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, जब जी की वैल्यू जीरो होगी तो वजन तो काम नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी चार्ज की वजह से रिपेल करेंगे, और यहाँ mg की वैल्यू जीरो है तो mg लगना ही नहीं, तो रिपल्सन की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर चला जाएगा इधर वाले ट्रैक पे। मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, और इसके बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90 प्लस 90। तो जो एंगल का सवाल है आंसर हो गया 180। अगर यहाँ टेंशन पूछ लिया जाए तो क्या होगा टेंशन, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा K Q इंटू क्यू बाय 12 का स्क्वायर, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 है, और यहाँ टेंशन लगेगा अंदर की तरफ T।
इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होना चाहिए। टेंशन इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू बाय 4L²। ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब ग्रेविटी काम करेगा तो जो ये दोनों रिपेल करेगा, बट किसी एंगल पे जाके इसको रुकना पड़ेगा। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इधर की तरफ mg। उसी तरीके से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है और इधर की तरफ mg। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आप लिख लो, L का ये कंपोनेंट L sin थीटा होगा और ये भी L sin थीटा होगा। इक्विलिब्रियम में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स बाय mg। अब इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लगा दो, इलेक्ट्रिक फोर्स है के क्यू क्यू बाय 12 sin थीटा का स्क्वायर इंटू mg। यही हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप थीटा निकाल सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन यही होगी। लिख लो आप। नेक्स्ट सवाल। In above question, with non-zero gravity, in above question with non-zero gravity, at equilibrium, separation between charge is x, and angle between the string is 2 theta. Angle between the string is 2 theta. Then find charge on each ball. Charge on each ball. Also calculate if theta is very small, then charge. Theta is very small, then charge. इसी सवाल में कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक x है, मतलब ये वाला x/2 हो गया, x/2 हो गया। अब कह रहे हैं कि इसमें से चार्ज निकालो। तो चार्ज कैसे निकालेंगे? ये सब जाकर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो के क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इंटू 2 का स्क्वायर 4L² साइन स्क्वायर थीटा इंटू m इंटू जी। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर आ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L² m इंटू जी इंटू टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी √100 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L² mg इंटू टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर कह रहे हैं अगर थीटा बहुत छोटा है तो आप चार्ज बताओ। तो जब थीटा बहुत छोटा हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टेन थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाते हैं। और इस केस में अगर टेन थीटा निकालना है या साइन थीटा निकालना है तो देखो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर उसका x/2 और हाइपोटेन्यूज उसका कितना आ जाएगा l। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं हम x/2l। अब उससे रिप्लेस कर दो, टेन को भी उससे और साइन को भी उससे निकालो। आप भी ट्राई कर सकते हो। 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L² mg, टेन थीटा को x/2l और साइन थीटा को x/2l, तो x² 2 का स्क्वायर 4L²। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, 4 2 8 और L² भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू x³ बाय l।
हो गया। नेक्स्ट सवाल, टू बॉल having equal charge suspended from same point as shown in figure. At equilibrium, separation between them is R. Separation between them is R. If string is rigidly clamped, at half of the height, then find new equilibrium separation. मतलब ऐसा, अब ये डिस्टेंस पहले का आधा हो जाएगा। पहले अगर हाइट y है तब ये y/2 हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस r डैश आपको निकालना है। चलो बनाओ। बन गया? जिनको बन सकता है वो बनाओ, जो नहीं बना सकते वो ध्यान दो। अभी इस केस में मान लीजिए एंगल थीटा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय mg। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ होगा और mg इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर हमने tan थीटा लगाए, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा क्या, k q बाय r का स्क्वायर और mg। इक्वेशन नंबर 1। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम। अब ये एंगल थीटा तो नहीं होगा, कोई और एंगल हो जाएगा, मान लो अल्फा, पर कॉन्सेप्ट तो सेम लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ, mg इधर की तरफ। तो tan थीटा मतलब tan अल्फा इक्वल टू नया वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बाय mg। तो नया वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब k q इंटू क्यू बाय r का स्क्वायर। तब नए वाले केस में जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला गया, r डैश बोला गया। तो ये r डैश का स्क्वायर इंटू ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक सबको समझ गया होगा, ध्यान से देखो। जिनको बनता है वो बनाओ, जिनको नहीं बन रहा है मतलब वो सब इस दोनों बात को समझ लो। मैंने अब यहाँ मैं डायरेक्टली हमने आपको बता दिया था कि ये याद रखना, आगे भी काम आएगा तो सवाल बन जाएगा। नहीं तो फिर आपको वही इधर इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर mg, इधर टेंशन का कॉस, टेंशन का साइन, दोनों को बराबर करके फिर tan थीटा की वैल्यू इतनी लानी पड़ेगी। इस केस में tan थीटा, उस केस में थीटा की जगह अल्फा हो गया तो अल्फा लिख लिया मैंने। नया वाला इलेक्ट्रिक फोर्स f डैश हो गया, क्योंकि अब सेपरेशन बदल गई तो फोर्स बदल जाएगा। mg दोनों केस में सेम है, सेम ही रख दिया। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, अगर मैं tan थीटा को बताएं, tan थीटा होता है वर्टिकल परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला, और बेस कौन होगा, ये वाला। तो बताओ अगर ये पूरा सेपरेशन r है तो ये क्या हो जाएगा। तो इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर मतलब r/2 बाय बेस y। सिमिलरली इस tan अल्फा को भी लिख सकता हूँ। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गई, ये r डैश है तो ये, और ये हो गई बेस। तो tan अल्फा को लिखूंगा r/2 बाय बेस y/2। अब मैं बस इतना ही करना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन 1 और 2 में डिवीजन कर दीजिए। करिए, ट्राई करिए डिवीजन, ये तो सब कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। 1 के लेफ्ट में है r/2 बाय y और 2 के लेफ्ट में है r'/2 बाय y/2। 1 के राइट में है k बाय r² इंटू mg। 1 के लेफ्ट में है
राइट में 1 2 के राइट में के क्यू क्यू बाय आर डैश का स्क्वायर एम जी। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। ये एम जी और एम जी कैंसिल हो गया, ये क्यू क्यू के कैंसिल हो रहा है। तो ये एक्चुअली में ऊपर में 1 बाय आर स्क्वायर बचेगा, नीचे में 1 बाय आर डैश का स्क्वायर बचेगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आर डैश का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर होगा। ये हुआ राइट साइड की बात है। लेफ्ट साइड की बातें देखो, तो ये 2 और 2 कैंसिल होना है। ऊपर वाला हो जाएगा आर बाय 2y और नीचे वाला हो जाएगा आर डैश बाय वाई। यहाँ y और y भी कैंसिल होना है, मतलब लेफ्ट साइड में हो जाएगा r बाय 2 और नीचे में हो जाएगा r डैश। इसे आप क्या लिख सकते हो बताओ, r बाय 2 r डैश। कुल मिलाकर के लेफ्ट साइड में हो गया r बाय 2 r डैश और राइट साइड में हो गया r डैश का स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये हो गया r क्यूब बाय 2 इक्वल टू r डैश का क्यूब। हमको एक्चुअली में r डैश ही चाहिए, तो क्यूब रूट इसका निकालेंगे तो r बाय 2 का क्यूब रूट। ये हो गया आंसर। सिंपली आप देखना अच्छे से, मैंने 2 इक्वेशन कैसे लिखा और फिर दोनों को डिवीजन किया, फिर जो कट रहा था उसे कैंसिल किया। सब दिमाग लगाओ, 2 इक्वेशंस जो लिखे हमने उस बात पे पहले। इसको आप मान लीजिए जो फोर्स लिखा मैंने, ये सब अगर पहले नहीं लिखना चाहते तो थोड़ा और शॉर्ट हो सकता है। लेफ्ट साइड में tan थीटा बाई tan अल्फा और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फोर्स बाय एम जी बाय नया वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बाय एम जी। ये एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बाई tan अल्फा इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और ये के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर। तो हो गया आर डैश का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। अब आप tan थीटा की वैल्यू रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी r बाई 2 बाय वाई और tan अल्फा की वैल्यू r डैश बाई 2 बाय वाई बाई 2 इक्वल टू r डैश का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में जाएगा r बाई 2 वाई, नीचे में जाएगा r डैश बाय वाई इक्वल टू r डैश का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। फिर y और y कैंसिल हो गए, फिर ये जाएगा r बाय 2 r डैश और ये जाएगा r डैश का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। तो r क्यूब बाई 2 इक्वल टू r डैश का क्यूब, r डैश की वैल्यू r बाय 2 का क्यूब रूट। तो पहले आप ये डेटा नहीं लिखें तो बाद में भी लिख सकते। ये चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q, particle of mass m charge q placed on a smooth surface as shown in figure, placed on a smooth surface as shown in figure. Suddenly horizontal electric field E is switched on and all collision are elastic. Then find time period of oscillation या time period of motion. All collision are elastic. Then find time period of motion. Time period of motion निकालो आगे। एक बात इस सवाल में देखो, आगे पूछ सकता है ये y बाई 2 की जगह मान लो y बाई 3 या y बाई 4 y बाई 5 कुछ भी दे सकता है कि क्लेम जो है, ये नीट में पूछा हुआ है सवाल, तो y बाई 2 ना दे करके y बाई 3 दे देगा, मतलब y बाई n दे देगा। अब n की जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में ये सब कैलकुलेशन के बाद डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा n का क्यूब रूट। ऐसा आप लिख लो, y बाई 3 रहेगा तो 3 का क्यूब रूट, y बाई 4 रहेगा तो 4 का क्यूब रूट, 7 रहेगा तो 7 का क्यूब रूट। आ सकते हैं क्वेश्चन, आप लिखिए।
ये वाले सवाल का आंसर, ये जाएगा यहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लगेगा। तो जैसे t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, फोर्स लगेगा इधर की तरफ q इंटू ई, तो एक्सलरेशन होगा q ई बाई एम। इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, d डिस्टेंस ट्रेवल करने में, s की जगह d है, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला √2s बाई a, अगर u की वैल्यू 0 हो तो 2s मतलब d बाई a मतलब q ई बाई एम। इतना टाइम लगेगा जाने में, जाके ये टकराएगा, जिस वेलोसिटी से टकराएगा उस वेलोसिटी की वैल्यू देगा √2as, a बोले तो q ई बाई एम इंटू s बोले तो d, इस वेलोसिटी से टकराएगा। और अगर कोलिजन इलास्टिक है तो टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से वापस आएगा और तब ये रिटार्डेशन का मोशन होगा। फिर यहाँ आते आते वापस रेस्ट में आ जाएंगे। तो जाने में अगर t टाइम लगा तो आने में भी t टाइम लगेगा। फिर ये मोशन वापस जाएगा, एक्सेलरेट होकर के टकराएगा, फिर रिटार्डेट होकर 0 होगा, और ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो एक प्रकार का ये पीरियोडिक मोशन होगा, जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2t हो जाएगा। 2t मतलब इसके सामने 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंदर जाएगा तो 4 2 जा 8 d इंटू एम बाई क्यू इंटू ई। ये हो गया इसका आंसर। चलो आज बस इतना ही, फिर कल करते हैं।